हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का लेसन नंबर 4। कल हमने पढ़ा था खनिज संसाधन वाला। उससे पहले हमने संसाधन और मानव संसाधन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। कृषि क्या है और कृषि कैसी होती है, कृषि के टाइप क्या क्या हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक की रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और क्या क्या है इसके अंदर, एक जैसे पौधा होता है, पौधा फिर क्या कौन सी फसल देता है या कुछ भी हमें जो मिलता है पौधे से, उसके बाद उसका क्या क्या होता है आगे, वो 2-3 क्रियाओं में रूपांतरण हो जाता है उसका। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं होती हैं। जैसे प्राथमिक, जैसे हमें गेहूं मिली, उसके बाद गेहूं का आटा बन गया, आटे से रोटियां बन गई, ऐसे 2-3 चीज़ें जैसे क्रियाएं होती रहती है। तो प्राथमिक जो व्यवसाय है वो कृषि कहलाता है। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से। निष्कर्षण मतलब निकालने से, जैसे खनिज होते हैं। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण। जैसे हमें कपास मिल गई कृषि से, वो तो क्या है, प्राथमिक है। लेकिन अगर कपास से हमने कपड़ा बुन लिया तो फिर वो द्वितीयक में आ जाएगा। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये क्या है, जैसे ये पूछ लिया जाता है कई बार, यातायात कौन सा है, व्यापार कौन सा है, बैंकिंग कौन सा है, बीमा और विज्ञापन, ये कौन सी क्रियाएं हैं, प्रथम में आएंगी या द्वितीय में आएगी या तृतीय में आएंगी, तो ये तृतीयक है, तीसरा है मतलब। उसके बाद में शब्द उत्पत्ति। एग्रीकल्चर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति है वो लेटिन शब्दों एग्र या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर का मतलब क्या होता है, कृषि करने से हुई है। तो सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। पशुधन के लिए भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये प्राथमिक क्रियाओं में आता है। विश्व में 50% लोग हैं वो कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है, ये भी पूछा जा सकता है। अनुकूल स्थलाकृति मतलब जो रहने की जगह है वो अनुकूल होनी चाहिए। मृदा और जलवायु वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप है वे विश्व के उन्हीं प्रदेशों में सह केंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक है वो विद्यमान है। ये देखो, कृषिगत भूमि यहाँ पे है, ये इधर दिखा रखी है, और ये देखो ये कृषिगत भूमि है। ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया दिखा रखा है इसके अंदर, ये सारा का सारा कृषि करने वाला एरिया है। उसके बाद में क्या आप जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्या आप जानते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, जो लेटिन भाषा से एग्री का मतलब मृदा और कल्चर का मतलब कृषि करना। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है एग्रीकल्चर, इसे खेती भी कहते हैं। एग्री, अब एग्री और कल्चर में मिलके कई टाइप की जो कल्चर है वो बनती है। जैसे एक होती है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, जिसमें रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, रेशम के कीटों को वाणिज्यिक पालन ये कृषक की आय में पूरक हो सकता है। तो सेरीकल्चर किसको बोलेंगे हम, जिसमें रेशम उत्पादन होता है। उसके बाद में पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है, जिसमें मछली का उत्पादन होता है, मछली पालन होता है, विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मत्स्य पालन जो हम करते हैं तो उसको बोलते हैं पीसी कल्चर। उसके बाद आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होते हैं, अंगूरों की खेती, अंगूर को द्राक्ष भी बोल देते हैं, तो ये विटीकल्चर होता है। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर, ये बागवानी जिसको हम कह सकते हैं उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, जैसे फूल सजावट में काम आते हैं उनको बेच देना, फलों को बेचना, सब्जियों को बेचना, तो हॉर्टिकल्चर होता है उद्यान कृषि। तो सेरीकल्चर क्या होगा, रेशम, पीसीकल्चर मत्स्य, विटी अंगूरों की, और हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि। उसके बाद में है कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश है वो बीज है, उर्वरक है और मशीनरी और श्रमिक है। निवेश में सबसे पहले बीज बोएंगे हम, उसमें खाद डालेंगे, कौन सी मशीनरी यूज हो रही है, श्रमिक यूज हो रही है, ये सब चीज़ें इसके कृषि को एक तंत्र के रूप में हम देखते हैं। जुताई, बुआई और सिंचाई, निराई और कटाई। पहले जुताई करेंगे,
जैसे खेत को जोतेंगे, उसके बाद बुआई करेंगे, बुआई करने के बाद हम कटाई करेंगे, तो ये कुछ क्रियाएं होती है। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। आगे आता है कृषि के प्रकार। कृषि होती कितने प्रकार की है? पहले तो हमने देख लिया कि कृषि की जो क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। तो कृषि है वो किस टाइप का है? वो प्राथमिक में आता है। उसके बाद कृषि, जब खेतों से हमने फसल लेकर दूसरे किसी काम के लिए उसको प्रोसेस करके जब यूज़ करते हैं तो वो द्वितीयक में आ जाता है। और सेवा क्षेत्र है वो तीसरे में आ जाता है, जैसे यातायात हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ये सब हो गया। कृषि के प्रकार। विश्व में विभिन्न तरीकों से कृषि की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह तो कृषि वही होती है जो हमें मतलब घर चलाने के लिए जितनी होती है वो, और वाणिज्यिक में क्या होती है, बेच करके जो हमें पैसा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को ही पूरा करती है। कौन सी कृषि? निर्वाह। निर्वाह से ही पता चल रहा है, निर्वाह करना एक टाइप से। तो पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, जैसे घर के लोग ही कर लेते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत भी कर देते हैं। तो आगे निर्वाह कृषि को फिर दो भागों में बांट दिया, पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे से भूखंड पे साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो उसमें जैसे साल में एक से अधिक फसलें ली जाती है। उसके बाद में आदिम निर्वाह कृषि, उसमें स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो जैविक कृषि क्या होती है? जिस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पे जैविक खाद और प्राकृतिक जो पीड़कनाशी होती है, जो हम दवाइयाँ, जहर वगैरह यूज करते हैं, स्प्रे वगैरह, तो वो उनका उपयोग नहीं किया जाता और उनकी जगह पे जैविक खाद का यूज होता है, जो केंचुए से बनती। फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। उसके बाद में हमने देखा आदिम निर्वाह कृषि, ये हमने देख लिया। जो घुमंतू लोग हैं वो थोड़ी सी जगह को काट पीट करके उसको जला करके वहाँ कर लेते हैं। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसको बोलते हैं स्थानांतरी, स्थान को बदल करके। कृषि को कर्तन और दहन, कर्तन मतलब काटना और दहन का मतलब जलाना, कृषि के रूप में भी जाना जाता है स्थानांतरी कृषि को। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, देखो स्थानांतरी कृषि है, उसके अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पे। उत्तर पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो वहाँ पे झूमिंग बोलते हैं। मैक्सिको की बात की जाए तो वहाँ मिल्पा बोलते हैं। और ब्राज़ील की बात की जाए तो वहाँ रोका बोलते हैं। और मलेशिया की बात की जाए तो वहाँ लदांग बोलते हैं। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में बोलते हैं, मैक्सिको में मिल्पा और ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लदांग। उसके बाद में आती है चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनिश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायुविक मतलब जलवायु से रिलेटेड बाधाएं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक है वो मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं यहाँ पे। और ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद है वो उपलब्ध करवाते हैं। आगे आता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि कौन सी होती है? जिसमें फसल का जो उत्पादन है या पशुपालन है वो बाजार में हम बेचने के लिए करते हैं। इसमें विस्तृत कष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है और अधिकांश कार्य है वो मशीनों के द्वारा होता है, क्योंकि जब काम चलाऊ होती है जो घर के निर्वाह के लिए होती है वो तो घर के लोग ही कर लेते हैं, थोड़ी बहुत भूमि होती है उनके पास। लेकिन जब ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे होती है तो मशीन और श्रम है वो ज़्यादा प्रयोग होता है, तो वहाँ पे मशीनों से ज़्यादा काम करते हैं। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। उसके बाद में वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें हैं वो वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती है। वाणिज्यिक उद्देश्य मतलब बेचने के उद्देश्य से।
गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल यहाँ पे उगाई जाती है। रोपण वाली वो होती है, जैसे धान की फसल है वो रोप करके उन रोपण विधि होगी, और गन्ना भी है उसको भी जैसे पौध लगाई जाती है उस तरीके से उसको बोलते हैं रोपण। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। उसके बाद में है रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है ये भी, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का जो प्रसंस्करण है वो खेतों पर या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं वो विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। आगे आता है मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा है वो खाद्य फसलें जो खाई जाती है, मतलब खाने में जिसको आटे से हम रोटियां बना के यूज करते हैं। चावल है उसको भी खाते हैं हम, तो ये खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास है वो रेशेदार हैं, और चाय और कहवा है वो पेय फसलें मतलब पीने वाली हैं। और जूट और कपास में क्या है, जूट से जैसे कपड़ा भी बनता है और कपास से भी कपड़ा बनता है, रेशेदार चीज़ें हैं ये। उसके बाद में है चावल। ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आधार है। चावल के लिए क्या चाहिए होता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। ऊंचा तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता, मतलब ये जो ह्यूमिडिटी टाइप का मौसम रहना चाहिए, और वर्षा भी ज़्यादा, पानी भी ज़्यादा होता है इसमें, तापमान भी ऊंचा होता है, और उसमें जैसे पानी खड़ा रहता है और ऊपर से धूप होएगी तो वो आर्द्रता तो अपने आप ही बन जाएगी। ये फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, जो चिकनी जो मृदा होती है ना उसमें जल रोकने की क्षमता, जो ज़्यादा टाइम तक जिसमें पानी खड़ा रहे, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद में आता है गेहूँ। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान, जैसे चावल में उच्च तापमान चाहिए था, इसमें मध्यम तापमान, वर्षा, शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है ताकि ये पक जाए अच्छे से। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। उसके बाद में मिलेट। ये मोटे अनाज, मिलेट मतलब बाजरा टाइप, ये मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में, जहाँ कम उपजाऊ है और जो बालू मिट्टी होती है जिसमें, ऐसी फसल जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी ये मोटी फसलों में आती है। जैसे ज्वार होगी, बाजरा हो गया, रागी राजस्थान वगैरह में होती है, तो वहाँ पर जैसे पानी की कमी है तो वहाँ पे उगाई जाती है। नाइजीरिया, चीन और नाइजर है वो इसके अन्य उत्पादक देश है। उसके बाद में है कि आप जानते हैं मक्का को कौन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती है। उसके बाद में है मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है, और इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। विशेषकर इसमें लाल मिट्टी या पठारी टाइप की मिट्टी होती है। ये मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। तो इसमें मध्यम से तापमान जैसे गेहूं के लिए चाहिए होता है, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। कपास, इसकी वृद्धि के लिए ऊंचा तापमान जैसे चावल के लिए, क्योंकि ये खरीफ की फसल है ये भी और चावल भी। हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। वैसे तो काली मिट्टी है वो कपास के लिए बहुत उपजाऊ है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। उसके बाद में है पटसन। पटसन, इसको सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये जैसे चावल में ज़रूरत होती है, सेम वही है ये फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। उसके बाद में कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? तो पहले हम कॉफ़ी के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, और इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल, जैसे पर्वतों पे ढाल होता है ना जो ढलान, अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी
और इसके पश्चात कोलंबिया और फिर भारत का नंबर है, तीसरे नंबर पे भारत आता है। और कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी था जो बकरी चराने आया था और अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देख के परेशान हो गया था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चख कर देखा जिन्हें उनकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसे आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद उसने खोज के विषय में अपने संसार को बताया। तो ये उस अरबवासी जिसका नाम क्या था, कालदी, तो ये उन्होंने खोज की थी। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा या मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय है वो भी एक रोपण कृषि होती है। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई गई फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरक और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का जो चरम लक्ष्य है वो खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। यहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। अब हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के बारे में जानें। तो क्या आप जानते हैं, खाद्य सुरक्षा है वो तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आधार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ है उसकी सुविधा उपलब्ध हो। भारत का एक फॉर्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आलिदाबाद एक छोटा सा गाँव, इस गाँव का एक छोटा सा किसान है और इसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का मतलब होता है 2.5 किले। मुन्ना लाल नाम का एक छोटा सा किसान है, उसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास है वो मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वर्ष में कम से कम 2 फसलों समानित गेहूं और चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्र और बुजुर्गों के साथ में सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है और वो अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र हैं अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। अभी भी गाँव में लोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिससे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। और मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी है। उससे भी वो क्या करता है, पाल पोस के जैसे उसको उनसे भी दूध वगैरह का उत्पादन करता है, अंडे वगैरह है। और वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है और सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे का प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों, कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक, कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार में अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के लिए विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उसके बाद बात आती है संयुक्त राज्य अमेरिका की। ये तो थी बात हमारे इंडिया की। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूप फार्म का आकार है वो 250 हेक्टेयर होता है और किसान सामान्यतः फार्म में रहते हैं। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ मुख्य फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है और उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं, ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं। बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि खेतिहर किसान की तरह। तो ये आपने इसमें देख लिया होगा डिफरेंस।
कृषि क्या है, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। इस कृषि की क्या हानियाँ हैं। रोपण कृषि क्या है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में क्या मदद करती है। उद्यान कृषि कौन सी होती है। फसलों और सब्जियों को उगाने वाली सुनहरा रेशा कौन सा होता है, पटसन होता है। कॉफ़ी का मुख्य जो उत्पादक है वो ब्राज़ील है। बाद में कृषि एक प्राथमिक क्रिया, क्योंकि कृषि के बाद में जो प्रोसेस होता है वो द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में की क्रियाएं होती हैं। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। प्राथमिक और तृतीयक क्रियाएं, निर्वाह कृषि और गहन कृषि, ये सब मैंने आपको बता दिया। और अब आप लेसन पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे बहुत अच्छे से। तो अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ को दोबारा से फिर डिस्कस करूँगी। तो ये पढ़ा हमने कृषि के बारे में। इसमें आपको याद रखना है कृषि कितने प्रकार की होती है, कृषि किस टाइप का व्यवसाय, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये सब याद रखना है। और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ लेना है। पटसन है, जैसे पटसन को सुनहरा रेशा बोलते हैं। कपास है, उसके लिए कौन सी मृदा की ज़रूरत होती है। चावल है, उसके लिए कौन सा तापमान चाहिए। बस ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद रख लेनी है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।